क्या सच में 2023 में पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक कोलैप्स होने वाला है, ठीक जैसे 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था, जिसने पूरे वर्ल्ड को एक बिग शॉक में डाल दिया था। IMF और वर्ल्ड बैंक कैपिटलिज्म के मॉडल के भगवान ऑलरेडी ह्यूज वार्निंग्स दे रहे हैं कि बैंक्स की पॉलिसी से 2023 में रिसेशन आने का रिस्क बहुत बढ़ चुका है। Bank and the International Monetary Fund have warned again of a pending global recession. Yet another alarm bell being sounded off on global recession. The risk of a recession. Global economy may fall into a recession next year. Risks of recession are rising. Our estimate is that shrink $4 trillion. तो आखिर ये अचानक हो क्या रहा है? क्या सच में बैंकिंग सिस्टम अपनी कोलैप्स की तरफ बढ़ चुका है? और इससे क्या कोई भी इंसान बच पाएगा? अब बचना है तो फिर कैसे बचें? आज 2022 में ये बिगेस्ट इश्यूज है जिसने पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डाल दिया है और जिसकी एक्यूरेट जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों को वो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, वो न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस डेफिनेटली याद होगी। अचानक 1 करोड़ से ज़्यादा अमेरिकन बेघर हो गए थे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अक्टूबर 2009 तक 10% पहुंच गया था। 489 FDIC इंश्योर्ड बैंक्स फेल हो गए थे। 489 बैंक्स, ये नंबर खुद में बहुत ही शॉकिंग है। लोगों को कार्स और सड़कों पर सोना पड़ रहा था। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे। लोगों की जीवन भर की कमाई एक झटके में कहीं गायब हो गई थी। लेकिन उस वक्त आपको एक ह्यूज एडवांटेज थी जो इस बार आपसे छीन ली गई है। ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस का वर्ल्ड पर इम्पैक्ट कुछ भी हो, लेकिन इंडिया पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ सकता था। US बर्बाद हो रहा था, लोग सुसाइड कर रहे थे, लेकिन इंडिया काफ़ी हद तक सेफ था। और इसका रीज़न था इंडिया की ह्यूज इनफॉर्मल इकोनॉमी, या और भी प्रैक्टिकल और एक्यूरेट कॉन्सेप्ट समझे कि उस वक्त अधिकतर लोगों का बैंक अकाउंट नहीं होता था। आप खुद डिसाइड करते थे आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा। लेकिन 2016 में जनधन अकाउंट ओपन करवाकर इंडिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करा। विलेजेस में चीप क्रेडिट फैसिलिटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हुआ। वर्ल्ड बैंक की 2017 की ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस के हिसाब से 80% इंडियंस के पास 2017 में बैंक अकाउंट्स तो आ गए। ये सब हुआ लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर, और वो ये कि अब आपकी मेहनत की कमाई आपने खुद अपनी मर्जी से एज अ डिपॉजिट बैंक्स में इन्वेस्ट कर दी है, और आपके लिए आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेगा बैंक, और आपके बैंक्स के लिए फाइनेंशियल डिसीजन लेगा उनसे भी बड़े इंटरनेशनल बैंक्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। लेकिन वो मनी आखिर जाता किधर है? बैंक फेल हो जाए या इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए तो आपके मनी का क्या होगा? 1961 के DICTC एक्ट की वजह से बैंक डूबने पर आपको रुपये तो मिलेंगे, लेकिन सिर्फ 5 लाख। फिर चाहे आपके 100 करोड़ डिपॉजिटेड क्यों ना हो, लेकिन क्या ये 5-5 लाख रुपए भी बैंक असलियत में ये सबको दे भी पाएगा, या ये भी बस एक जुमला है? सबके बैंक्स में खाते खुलना, यानी अब आपका हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन, और इसी बेनिफिट से शुरू हो जाता है एक बहुत बड़ा इशू। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में अगर अब US या स्विट्जरलैंड के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी खतरे में आती है, तो 2022 में इंडिया पर 2008 के कंपैरिजन पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसमें कोई दो राहें नहीं है, क्योंकि आज आपका मनी आपके बैंक के जरिए इन्वेस्टेड है इंटरनेशनल मार्केट्स में। स्विट्जरलैंड में स्थित क्रेडिट स्विस बैंक, इस बैंक का नाम याद कर लीजिए। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है और करीब 50 कंट्रीज में ऑपरेट करता है। आप इसकी विशालता इस बात से समझ सकते हैं कि ये बैंक 1.6 ट्रिलियन स्विस फ्रैंक्स के एसेट को मैनेज करता है, और इस बैंक को डाला गया है सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बैंक्स की कैटेगरी में, यानी ग्लोबल सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक GSIB की श्रेणी। ये GSIB एक ऐसी लिस्ट है कि अगर इस लिस्ट का कोई भी बैंक फेल हो गया बाय एनी चांस, तो पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी थ्रेटन हो सकती है, क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमी का फ्लो इन बैंक्स पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। और यही क्रेडिट स्विस बैंक पर क्राइसिस का पहाड़ टूट चुका है। बेहद ही सिंपल लेकिन परफेक्ट कॉन्सेप्ट्स आप समझेंगे, जिसके बाद आप चैंपियन बन जाएंगे इन सभी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स के। सबसे पहला, क्रेडिट स्विस के मार्केट कैप का ह्यूज कोलैप्स।
मार्केट कैप यानी कि लोगों ने अपना मनी जो इस बैंक के शेयर्स पर इन्वेस्ट कर रखा था, ये इन्वेस्टेड मनी लोगों ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से एम कैप कोलैप्स कर रहा है। अब आप ये बहुत ही शॉकिंग डेटा देखिए। अक्टूबर 2021 में क्रेडिट स्विस बैंक का एम कैप था $25 बिलियन और 2022 में हो गया है $9.68 बिलियन। यानी कि एक साल में इन्वेस्टर ने अपना $16 बिलियन का शेयर्स में इन्वेस्टेड मनी विड्रॉ कर लिया। ये किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ऑब्वियसली डिजास्टर साबित हो सकता है। इसी वजह से एक साल में ही 2022 में क्रेडिट स्विस के शेयर्स का प्राइस 60% तक गिर चुका है। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रेंड, इस बैंक का क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप यानी CDS बहुत महंगा हो गया है। क्या महंगा हो गया? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्रेडिट यानी जो मनी आपने बैंक को उधार दिया या कहीं बैंक के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, वो तो हो गया क्रेडिट। वो अगर डिफॉल्ट हो जाए यानी बैंक उसका लॉस कर दे, तो ये हुआ क्रेडिट डिफॉल्ट। तो इसी बर्बादी से आपको बचाने के लिए कुछ इंश्योरेंस कंपनी आपसे थोड़ा पैसा लेती है और बदले में आपको इंश्योरेंस दे देती है कि अगर आपका इन्वेस्टेड मनी बैंक ने डुबा दिया तो कुछ मनी हम आपको दे देंगे। एग्जैक्टली जैसे कार इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो अब इस इंश्योरेंस की कीमत यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज को भी दिख चुका था कि लोग अपना इन्वेस्टेड मनी बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस बैंक से निकाल रहे हैं, यानी कुछ बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। और इस CDS के इंश्योरेंस की कीमत 14 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से। और यहाँ से शुरू होता है विशियस साइकिल, क्योंकि जब इंश्योरेंस कंपनीज जो खुद खतरों के खिलाड़ी है, उन्होंने ही घबरा कर CDS की कॉस्ट बढ़ा दी, तो लोग तो और घबरा जाएंगे, तो लोग और भी अपना पैसा बाहर निकाल लेंगे शेयर से, जिससे CDS की कीमत और भी बढ़ जाएगी। एम कैप डिक्रीज और CDS कॉस्ट इंक्रीज, इन दो रीजन से ऑब्वियसली क्रेडिट स्विस बैंक के बॉन्ड्स की वैल्यू भी चीप हो गई। कोई खरीदना ही नहीं चाहता उसका बॉन्ड। क्रेडिट स्विस की यूरो डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स अपने लोएस्ट पॉइंट पर हिट करते हैं 3 अक्टूबर 2022 को। अब डरे हुए इन्वेस्टर्स और बैंक की कोशिश होगी कि कुछ भी करके लोग मनी इन्वेस्ट करते रहें, तभी तो बैंक चलेगा ना, चाहे उन्हें लोगों के बॉन्ड मैच्योरिटी के वक्त ज़्यादा इंटरेस्ट यानी प्रॉफिट देना पड़े या टेक्निकल लैंग्वेज में कहें ज़्यादा यील्ड, जिस वजह से बॉन्ड की यील्ड बढ़ गई। और ये बढ़ी हुई बॉन्ड यील्ड सीधा इंडिकेशन होता है रिस्क का। क्रेडिट स्विस बैंक में बिलियनर्स का वो सेविंग्स का मनी होता है जिस पर वो लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। अब 2008 के लेमैन ब्रदर्स के फॉल के बाद से जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उस वक्त भी सेम यही 3 चीज़ें हुई थी। कौन सी 3 चीज़? मार्केट कैप डिक्रीज, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की कॉस्ट इंक्रीज और बॉन्ड यील्ड इंक्रीज। अब नेक्स्ट देखने वाली बात है कि क्रेडिट स्विस इस क्राइसिस को कैसे फेस करेगा। क्रेडिट स्विस बैंक ने रिसेंटली डिक्लेयर करा है कि वो $3 बिलियन की डेट सिक्योरिटीज बायबैक करेगा, ताकि उसके डूबते हुए शेयर प्राइसेस को वापस उठाया जा सके। इसके अलावा साथ ही पैंडेमिक के बाद और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से वर्ल्ड इकोनॉमी पहले से ही फ्रेजाइल स्टेट पर है। And just when most of the world was recovering from the economic downturn caused by the pandemic, Vladimir Putin launched his invasion of Ukraine, and that new disruption reversed the recovery in some places, and it pushed up the cost of living practically everywhere. तो क्रेडिट स्विस बैंक अगर फेल हुआ तो बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी बहुत ज़्यादा झटका लगेगा, और वो लॉस एंड में हम सब पब्लिक को ही उठाना पड़ेगा। अब दुनिया की निगाहें 27 अक्टूबर 2022 पर टिकी हुई है, जब क्रेडिट स्विस बैंक अपने 3rd क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगा, और इसी दिन ये बैंक अपने आगे का रोड मैप भी डिक्लेयर करेगा। इस बैंक को करीब $4 मिलियन रेज करने हैं, और अगर इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड नहीं हुए इस बैंक पर मनी लगाने को, तो उसके बाद फ्यूचर 3 तरफ जा सकता है। पहला, या तो स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट इस बैंक को बचाएगी। दूसरा, बैंक मर्जर या एक्विजिशन होगा किसी और बैंक से, या ये भी नहीं हुआ तो एंड में तीसरा, बैंक को बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। लेकिन वो मिस्टीरियस रीज़न क्या है जिस वजह से अचानक इन्वेस्टर्स अपना मनी क्रेडिट स्विस के बॉन्ड्स और शेयर से विड्रॉ कर रहे हैं? पहला, कोकीन रिलेटेड लॉन्ड्रिंग का इस बैंक पर बहुत गंभीर आरोप लग चुके हैं। बर्मुडा ट्रायल्स, फॉर्मर जॉर्जियन प्राइम मिनिस्टर और उसकी फैमिली ने $500 मिलियन का डिफॉल्ट करा इस बैंक का, जिससे इन्वेस्टर को ऑब्वियसली रिस्क फील होने लगा। टूना बॉन्ड फ्रॉड, इसमें क्रेडिट स्विस ने खुद एक्सेप्ट करा कि उसने $850 मिलियन का डिफॉल्ट कर दिया है, जिससे बैंक की इमेज को नुकसान पहुंचा।
आर्किगोस डिफॉल्ट। मार्च 2021 में क्रेडिट स्विस को $5.5 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा जब एक यूएस फैमिली ऑफिस आर्किगोस कैपिटल मैनेजमेंट ने डिफॉल्ट किया मार्च 2021 में। और सबसे बड़ा रीजन ग्रीनसिल फंड्स कोलैप्स। This is a story of hubris. This is a story of hype. Greensill over the last 8 years has significantly disrupted the way working capital is delivered. It's a story that involves investment banks, politicians. It's the biggest lobbying scandal in British politics for a generation. सबसे बड़ा शॉक फरवरी 2022 में आया जब इस बैंक के 30,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स की डिटेल्स लीक हुई जिनका क्रेडिट स्विस बैंक में करीब 80 बिलियन यूरोज इन्वेस्टेड थे। और कुछ दिल दहलाने वाली बातें पब्लिक के बीच आई कि यहाँ इन्वेस्टर्स जो हैं वो बेसिकली क्रिमिनल्स हैं। यहाँ कुछ ऐसे एलीट सामने आए जो बैंक्स के ट्रांजैक्शन से अपने रिलेटिव्स के मर्डर के लिए हिटमैन्स हायर करते हैं। क्राइम मनी की बात इस विसल ब्लोअर ने एक जर्मन न्यूज़पेपर के जरिए लीक करी और एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट दिया कि स्विस बैंक के जो टाइट नियम है, सीक्रेसी लॉज हैं, ये सब कुछ सिर्फ एक कवर है दुनिया के बुरे लोगों को छुपाने के लिए, क्योंकि गंदे से गंदा मनी इस बैंक में बिलियनर्स छुपा कर रखते हैं। इसके बाद बैंक की इमेज को बहुत बड़ा शॉक लगा। स्विस बैंक्स के नियम इतने ज़्यादा टाइट है कि ये बातें जल्द से सामने आ ही नहीं सकती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके एलीट्स के द्वारा करवाए गए मर्डर्स और टॉर्चर्स के लिए करवाई गई ट्रांजैक्शंस बाहर आ रही हैं। यानी गलती किसी और की और नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। ये तो था वो कॉन्सेप्ट जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको समझाना चाहती है और चाहती है कि आप बस यहीं पर रुक जाएं। अब आप ये समझो कि ये बस टेक्निकल नेम्स है। असलियत में सिंपल से आप कैपिटलिज्म मॉडल का रूल समझे कि जब भी दुनिया में कोई क्राइसिस आती है तो देश को वापस ट्रैक पर लाने के लिए देशों की सरकारें नए नोट छापकर बिग कॉर्पोरेट्स को दे देती है ताकि वो देश की इकोनॉमी चला सके, ताकि अडानी, अंबानी एटसेट्रा न्यू डेवलपमेंट के साथ साथ नई जॉब्स क्रिएट कर सके और फिर उसके बाद घूम फिर के जॉब्स की सैलरी के रूप में आप तक वो बचा कुचा मनी पहुंचेगा। तो जितने ज़्यादा क्राइसिस उतना मनी प्रिंटिंग और एलीट्स के पास उतना मनी, क्योंकि उधार ही नया मनी क्रिएट करता है। दुनिया के उधार हो चुके 223 ट्रिलियन डॉलर, जो कोई भी कभी भी किसी को नहीं चुकाने वाला है। अगर किसी इंसान का ब्लड ही गंदा हो जाए तो उसे अलग अलग नेम की बीमारियां होनी ही है। हार्ट वीक हुआ तो हार्ट अटैक, लिवर वीक हुई तो लिवर सिरोसिस, किडनी वीक हुई तो किडनी फेलियर। ठीक वैसे ही कैपिटलिज्म के मॉडल को 1970 से जब से गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ है उसके बाद से नए नोट प्रिंट कर करके इस मॉडल की नसें ही गंदी कर दी गई हैं। तो अब जो भी वीक इंस्टीट्यूशन होगा उस पर कोलैप्स का खतरा बन जाएगा। आप अगर यूएसए के पिछले 3 साल का बजट पढ़ेंगे तो आप अपना सर पकड़ लेंगे, कितनी स्टूपिड स्पेंडिंग हो रही है। और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं ये जानबूझकर इन्फ्लेशन क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ा और पढ़ेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि सच में फूड शॉर्टेज हुई भी है या जानबूझकर सप्लाई चेन्स ब्रेक करवाई जा रही है। फाइनली कंक्लूजन में अगर आप ये देख पाएँ कि सीधी सी गणित है, अगर इकोनॉमिक कोलैप्स नहीं हुआ तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का द ग्रेट रीसेट और स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म इनके कोलैप्स होने के चांसेस हो जाएंगे। इकोनॉमिक कोलैप्स के बिना देशों की सरकार वीक नहीं हो सकती, जैसे आज पाकिस्तान, लेबनान, श्रीलंका की हालत है। और सरकारें वीक नहीं हुई तो स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म या ग्रेट रीसेट देशों पर नहीं थोपा जा सकता। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ईजी होता है मीडिया की मदद से। आखिर में आप ये 3 सिंपल लाइन से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और करंट कैपिटलिज्म का कॉम्प्लेक्स गेम समझें। अगर लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो एलोपैथी हॉस्पिटल्स कोलैप्स, WHO, CDC, FDA सब कोलैप्स। फूड क्राइसिस नहीं आई तो इस शैतान बंदर का मोन्सेंटो, जॉन डीरी, AGRA, गेट्स AG1 इनमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कोलैप्स हो सकती है। और अगर इकोनॉमिक कोलैप्स नहीं हुआ तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सारा फ्यूचर प्लान कोलैप्स हो सकता है। इससे ज़्यादा चीज़ें यहाँ YouTube पर एक्सपोज नहीं की जा सकती। अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 3 महीनों में YouTube ने 12 लाख से ज़्यादा वीडियोस डिलीट करी हैं। IMPH क्या है इसका एक पार्ट आपको वेबिनार में बताया जाता है और वेबिनार अटेंड करने के लिए आपको द फाइनल गेम लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होता है, जिसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। वो फिल करके आप वेबिनार अटेंड करेंगे, जिसके ज़रिए IMPH का एक हिस्सा हम सब समझते हैं। पूरा सिस्टम रेडी है, बस आपको हमारी इस कोशिश में हमारा साथ देना है।
अंत में टीम लाइफस्टाइल आपसे यही कहेगा कि आपको ये समझना है कि जीत हार की बात नहीं है, जीवन और मृत्यु की बात है। दोस्तों, आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सपोर्ट लिंक पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जग सकें। फूड क्राइसिस की आप हिडन रियलिटीज़ जानना चाहते हैं तो कंप्लीट प्रेजेंटेशन आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगी।